रहा है तो इसे तुरंत चेंज करना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि चेंज साल हुए आपकी सरकार को आए। उन 2 साल में आपकी सरकार ने 1159 ऐसे कानून हटाए हैं, खत्म किए हैं या बदले हैं जो आज के समय में गैर जरूरी और गैर वाजिब हो गए थे आपके हिसाब से। यहां तक कि मोदी जी ने यह भी कह दिया कि नॉन गजेटेड रैंक की जो बी सी डी ग्रेड की नौकरियां उसमें सिर्फ इंटरव्यू करके नौकरी दे दो। इतनी बड़ी स्क्रूटनी आपने की, ये ओवरलुक हो गया आपसे। जहां से आप लोग पढ़ के आते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं, सीख के आते हैं, वो ओवरलुक हो जाता है आपसे। देखिए मैं आपको रोहित जी, अगर ये केस वाकई जिस प्रकार से प्रेजेंट किया जा रहा है वैसा होता तो ये केस पहली बार अभी जाके खुलासा नहीं होता। डे 1 से ही इस पर चर्चा होती और तुरंत इस विषय को समीक्षा करते हुए इसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए। मैं तो आपका भी धन्यवाद करूंगा। पात्रा जी, मैंने पहले ही कहा था मेरा धन्यवाद मत कीजिएगा। स्वाभाविक रूप से मैंने पहले ही सर आपसे कहा था शुरू में कि प्लीज मेरा धन्यवाद मत कीजिएगा कि आप धन्यवाद वापस ले लेते हैं। तलाशना, सुधारना, ये सारा आप लोगों का काम है और ये कहकर आप डिफेंड नहीं कर सकते कि ये वन ऑफ इट्स काइंड केस है, पहली बार सामने आया। चलिए धन्यवाद छोड़ दीजिए, धन्यवाद का विषय नहीं। विषय है अगर ओवरलुक हुआ है, अगर ऐसा कोई प्रावधान है, खुद डीओपीटी के मंत्री ने अभी कहा है कि मैं देख रहा हूं, मेरे संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आएगा। और मैं आपको आश्वासित करता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि संघ जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, डिजास्टर होने को जो सबसे पहले पायदान पे खड़ा मिलता है, आपकी वेबसाइट पे दिखता है आप संघ के बारे में क्या ज्यादा काम करते नहीं, बैठ के पुल बांधने से कुछ नहीं होगा। पात्रा जी, जमाते इस्लामी के साथ नाम लिखा है, जमाते इस्लामी को भी हटा देंगे, चेंज होगा सर। जमाते इस्लामी को भी हटाएंगे क्लॉज 5 से, साथ में आरएसएस के। बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं। इस पर डीओपीटी चिंता करेगी। जमाते इस्लामी को हटाना, नहीं हटाना, रखना, क्योंकि जमाते इस्लामी को लेकर कोर्ट का किसी प्रकार से वर्डिक्ट नहीं है। संघ को लेकर 10 हाई कोर्ट्स और 1 बार सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। आप कहें तो मैं 2 वर्डिक्ट पढ़ के सुना देता हूं। ऐसे 10 वर्डिक्ट मैं भी लेके बैठा हूं। क्या कहा ये जनता को ऐसे 10 वर्डिक्ट मैं भी लेके बैठा हूं और 10 में से 5 तो रामचंद्रन साहब को शायद याद भी पड़े होंगे। बैठे हैं मगर जनता तक तो वर्डिक्ट पहुंचे। सर आप लोग जमाते इस्लामी की बात नहीं करना चाहते, ही पड़ेगा ना। आप लोग जमाते इस्लामी की बात नहीं करना चाहते, केवल हिंदुओं का वोट लेके आते हैं क्या? ना, मैं जमाते इस्लामी का भी बात कर दूंगा। अब तक तो नहीं कर रहे थे आप। अब तक तो कह रहे थे कि नहीं डीओपीटी देखेगा इसको, आरएसएस का हम दिखवा देते हैं उनसे। जमात ने नहीं आपने कहा क्या? देखिए एक मर्यादा होता है प्रवक्ता और सरकार का, तो स्वाभाविक रूप से इससे पहले कि मंत्री कुछ बोले प्रवक्ता नहीं बोल सकता। आप इस मर्यादा से बड़ी भांति सर मंत्री ने क्या बोला हमने आपको सुनवा दिया। इस्लामी के इतिहास मंत्री ने क्या बोला सर हमने आपको सुनवा दिया। तो मैं चालू हो जाऊंगा बोलना, मुझे तो पता है, आपके सामने रख दूंगा। चलिए सर, वैसे मैं आपको बता देता हूं जमाते इस्लामी पर भी बैन नहीं है इस देश में। ये भी जानकारी आप रखिएगा अपने पास जब आप इस लड़ाई को आगे लेके जाएं सरकार में। अब मैं मुकेश नायक कह रहा हूं, माफ कीजिए अभय दुबे साहब। वो जानकारी तो नहीं है मगर मैं कांग्रेस के सरकार का एक सर्कुलर दिखा दूंगा आपको जमाते इस्लामी को लेकर। सर ऐसे फिर आपके लिए 4 सर्कुलर आ जाएंगे ना। कांग्रेस की सरकार का मेरे पास है, कांग्रेस की सरकार के आपके संगठन के खिलाफ 4 सर्कुलर है इस तरीके के। इसीलिए मैंने एक आजादी के पहले और 3 आजादी के बाद के। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई वर्डिक्ट नहीं है, आरएसएस के लिए है। सर मैं एक चीज अभय दुबे आपसे पूछना चाहता हूं, 1948 में बैन लगा, उसके बाद इमरजेंसी के टाइम बैन लगा, तब तो जाने क्या क्या बैन कर दिया गया, और फिर राम मंदिर आंदोलन के टाइम बैन लगा। 25 साल से, लगभग 23 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कोई बैन नहीं है। बैन लगे भी, हटा लिए गए, लेकिन ये क्लॉज नहीं हटाए गए। क्यों? जानबूझ के? हाँ देखिए रोहित जी, मैं पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता संदिग्ध मानती है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार मानती है, समूचे देश को इस बात का आभास है कि आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद और आज भी किस प्रकार विवेकहीन उन्माद फैलाने के लिए काम करने वाले कुछ संगठन हैं, जिसको मोदी सरकार भी मानती है, जिसका प्रश्न किया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब प्रतिबंध लगे और हटे, आपने 48 का जिक्र किया, जब 47 में बरतानिया हुकूमत की सरकार थी तब भी मुस्लिम नेशनल गार्ड पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा।
मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए, क्या 48 में जब प्रतिबंध हटाया तो आपने ये गुरु गोलवलकर जी ने ये अंडरटेकिंग नहीं दिया कि राष्ट्र के संविधान में और राष्ट्र के ध्वज में हम आस्था व्यक्त करेंगे? क्योंकि ये ऐसी संस्था है जो न तो राष्ट्र के संविधान में आस्था रखती, नहीं दिया, न राष्ट्र के ध्वज पे करेंगे, ध्वज पे करेंगे। आप जो राजनीति पे बोल रहे हैं वो किस प्रकार का अंडरटेकिंग? आपने सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो अंडरटेकिंग दिखा दूंगा। नहीं, सुन लीजिए। और ध्वज पे हमेशा आस्था है, अंडरटेकिंग जो आप बोल रहे हैं वो गलत बात है। जब भारत का जब भारत के संविधान को लागू किया गया, उसके एक दिन पहले ऑर्गेनाइजर ने आर्टिकल लिखा कि मनु रूल्स अवर हार्ट। ये इस संविधान को नहीं, इसमें मनु के संविधान का कुछ नहीं है। जब 22 जुलाई को प्रतिबंध क्यों हटा, प्रतिबंध किसने लगाया, इस पे बात करिए ना। तब आपने उसको इनकार किया। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, लिखा हुआ है कि सोनिया जी मुसलमान की बेटी है। आप इस प्रावधान को हटाने, सर आपने नहीं, आप बताइए, कांग्रेस दर्शन में लिखा हुआ है ना, अभय जी जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका तो आपने जवाब दिया नहीं। कर देना चाहिए। संबित पात्रा से सवाल पूछने आप आ गए, आप जवाब देने आए सर, सवाल पूछने नहीं आए। पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए मालिक, जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं रोहित जी, मैं कह रहा हूं कि जब आपने बैन हटा लिया 3-3 बार, तो ये बाध्यता क्यों नहीं हटाई कानूनी तौर पे, जो आपने क्लॉज की शक्ल में लगाई थी, वो क्यों नहीं हटाई? देखिए रोहित जी, इसके बाद भी एक बाध्यता है, इसके बाद भी एक प्रावधान है। जो कंडक्ट रूल आप सर्विसेज के पढ़ेंगे, जैसे आप ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 पढ़ेंगे, उसका भी अगर सेक्शन 5 पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी राजनीतिक एफिलिएशन, जिसका पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी राजनीतिक दल से अप्रत्यक्ष रूप से कोई संस्था संबद्धता रखती हो, वो भी पात्रता नहीं रखता। ये भी इसमें 5(1) में साफ है। और जो सुब्रमण्यम स्वामी जी मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, ये मैं देखिए, एक मिनट संबित जी, मैं पढ़कर बता देता हूं। नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल बी अ मेंबर और बी अदरवाइज एसोसिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स, नॉर शैल टेक पार्ट इन और सब्सक्राइब इन एड और असिस्ट इन एनी अदर मैनर एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो प्रत्यक्ष नहीं, देखिए आज भी अभय जी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक जुड़ाव कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक जुड़ाव अपराध नहीं है और नौकरियों में केवल देवता नहीं आते हैं, देव पुरुष नहीं आते हैं। मैं एक रामचंद्रन साहब, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। संबित पात्रा ने सफाई दी कि ओवरलुक हो गया। 65 के सर 1159 कानून एक सरकार आने के बाद 2 साल के कार्यकाल में हटा देती है, इतनी बड़ी स्क्रूटनी होती है। क्या आपको लगता है कि ऐसी संभावना होती है कि ओवरलुक हो जाए चीजें? सबसे पहली बात तो यह है कि जो बैन लगी थी इंडिपेंडेंस के बाद, वो शॉर्ट पीरियड्स के लगी थी और अपने आप हटा दिया गया था। देखिए, मुझे तो शक है कि ये सब पढ़ने के बाद कुछ वजह थी जिसके वजह से सरकार ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को रखा। अगर उनको इतनी समझबूझ थी कि क्या हटाना है, उतना हटा लिया और ये एक छोटा सा प्रोविजन जो था इसको रखा। अगर बीजेपी की सरकार इतने राज्यों में है और उनमें से 2-3 राज्यों में इसको अभी भी फॉलो किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे ख्याल में सबसे पहली बात तो हमको यही पूछना चाहिए अपने आप से। बट ये कोई साधारण सी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे संबित पात्रा साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर डिसीजन दी है। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रूलिंग ये है जैसे हाई कोर्ट्स ने इससे पहले दी थी, पर उसके बाद भी हमने स्टैट्यूट को इस पॉइंट को रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसमें ओवरसाइट तो नहीं है, बट ओवरसाइट से कुछ ज़्यादा ही है। कुछ अगर किसी ने रिटेन किया हो और ऐसे रिटेन किया हो कि ये आसानी लोगों के नज़र में ना आए, तो इसका भी तो कोई एक मायने है। आप इसको नज़रअंदाज तो ऐसे ही नहीं कर सकते। फॉल्ट मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में जो हैं उनकी ज़रूर है। कैसे उन्होंने अभी तक इस पे नज़र नहीं डाला और इतने साल से वो राज कर रहे हैं, राज्यों में खासकर।